क्या होता है कैपेसिटर? व्हाट इज कैपेसिटर? System of two charged conductors separated by an insulator. System of two charged conductor separated by insulator. और ये क्या करेंगे, मतलब क्या पर्पज रहेगा इनका? यूज टू स्टोर चार्ज। चार्ज स्टोर करने के लिए अपन इनको यूज करते हैं। किस प्रकार से निकालते हैं कैपेसिटेंस? C इक्वल टू Q बाय V। इनका यूनिट रहेगा फैराड, विच इज वेरी लार्ज यूनिट। तो जनरली हम यूज करते हैं माइक्रोफैराड और पिकोफैराड। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब देखो, हाँ, दिस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और V, क्योंकि ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये मैं नीचे लिखता हूँ, आपको शायद से अच्छे से ध्यान में आएगा। डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इसकी ज्योमेट्री क्या है? ठीक है, जिसमें आ जाएगा एरिया, शेप, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, दूसरा पैरामीटर है नेचर ऑफ सेपरेटिंग मीडियम या नेचर ऑफ इंसुलेटर। ये दो चीजों पर मेनली कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। That it means it is independent of, किसके इंडिपेंडेंट है? It is independent of charge Q और V, इसके इंडिपेंडेंट है। Q और V इसके इंडिपेंडेंट है। अगर ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स और मीडियम ऑफ सेपरेशन अगर सेम है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स रहेगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स है तो Q बाय V ये भी फिक्स रहेगा। Q बढ़ता है तो V भी बढ़ेगा, Q कम होता है तो V भी कम होगा। क्या सही है? नहीं तो सर फॉर्मूला में Q बाय V है तो ये तो Q और V पर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। ये कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन एंड एरिया, शेप एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो इसके कारण हम जरूर कहेंगे कि अगर एक भी पैरामीटर चेंज होता है तो दूसरा इनके बीच का तो कैपेसिटेंस चेंज होगा। ठीक है, बट Q बाय V चेंज होने से ये चेंज, Q या V चेंज होने से ये चेंज नहीं होगा। Q चेंज होता है तो V भी चेंज होगा, V चेंज होता है तो Q भी चेंज होगा। इज इट क्लियर? क्या सबको ये पता है? यस सर। और कैपेसिटर का सिंबल किस प्रकार से हम देते हैं? दो वर्टिकल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, और उसको इस प्रकार से कनेक्टिंग लाइन रहेगी। और इंटरेस्टिंगली
जितना चार्ज यहाँ पर रहेगा उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, सो ओवरऑल चार्ज कैपेसिटर का कितना रहेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू 0। ठीक है, तो शायद से सवाल आ सकता है सर फिर ये चार्ज कैसे स्टोर करता है, ओवरऑल चार्ज 0 है तो इससे ये प्लस क्यू चार्ज स्टोर करके रखा है। जब आप इसके अक्रॉस डिवाइस कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली चार्ज है V रहेगा, V के कारण ये चार्ज इसके ऊपर स्टोर होने वाला है। जस्ट एक मिनट। सो इस प्रकार से ओवरऑल चार्ज भले 0 है, प्लेट्स पर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज होने के कारण जब डिवाइस कनेक्ट करेंगे तब उसमें से चार्ज मतलब करंट फ्लो होने वाला है। अब एक रिलेशन है C इक्वल टू क्यू बाई वी, दूसरा रिलेशन है, क्या है रिलेशन कैपेसिटेंस का, इप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, जो यहाँ पर कहा है ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, एरिया, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एंड इप्सिलॉन नॉट इज नेचर ऑफ इंसुलेटेड। अगर वैक्यूम है तो इप्सिलॉन नॉट कहेंगे, अगर दूसरा मीडियम है तो इप्सिलॉन कहेंगे। ठीक है, अब ये रिलेशन कैसे आया है आपको फटाक से मैं याद दिला देता हूँ। ठीक है, ये रिलेशन सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही है, लगे तो इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो सिंपल है, देखो ये डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन काफी छोटा है। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होने वाला है, इस पॉइंट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस पॉजिटिव के कारण यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी, बट इस निगेटिव के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगी। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कम है, चार्जेस इक्वल है, तो ये एक दूसरे को नलीफाई करेगी, ई नेट विल बी 0, नियरली इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज यहाँ के यूनिट पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पर ये पॉजिटिव यहाँ के यूनिट पॉजिटिव को रिपेल करेगा। सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की विल अप्रोच टू 0। बट यहाँ पर बीच वाला पॉइंट देखो, ये पॉजिटिव इसे रिपेल करने वाला है, ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करने वाला है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। पर अगर आपको गॉस लॉ याद है तो एक इनफाइनाइट प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वैसे ही इस प्लेट के कारण रहने वाला है, इट इज सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट के कारण। यहाँ पर दोनों के कारण की ऐड होगी तो सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन नॉट, ई आ जाएगी सिग्मा बाय इप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसा है तो वी आता है ई इंटू डी। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इतना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ये आ जाएगा सिग्मा इंटू डी अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या सही है, सिग्मा इज क्यू बाय ए। तो यहां से आप लिखोगे देयरफॉर सी विच इज क्यू बाय वी, ये भी इधर चला गया तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। सो पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस आप दे सकते हो इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। क्या सही है, अब देखो यहाँ से और थोड़ा आगे जाते हैं, डाइइलेक्ट्रिक ऐड करते हैं तो क्या होगा। Yeah, effect of dielectric.
देखो यहाँ पर अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को ऐड कर दिया, सो हमें पता है एक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई होगी तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी पहले की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ये डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो रही है वो। सही है। तो देखो बेसिकली ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन उतना ही है। तो आपको पता है V इक्वल टू ई इंटू डी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है तो V की वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए। V should also decrease। और अगर ऐसा है, ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है विच इज Q बाय V डिक्रीज हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर इनिशियल कैपेसिटेंस C नॉट है, ठीक है, इतना इतना ध्यान में आया क्या? कैपेसिटेंस क्यों बढ़ना चाहिए? ठीक है, अब देखो हम क्या कहते हैं, लेट C नॉट एंड V नॉट the initial value। If dielectric is added, तो नया वोल्टेज जो है, इस नया वोल्टेज विल बी देखो E बाई डी रहेगा। सो E की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पर प्लेट्स है तो हमने देखा है सिग्मा जो ओरिजिनल था माइनस सिग्मा ऑफ पोलराइजेशन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, बट अब देखो ये पोलराइजेशन कितना होगा ये डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, दैट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ सिग्मा ओनली। और इसलिए आप इसको लिखते हो V इक्वल टू सिग्मा बाय की। ठीक है, अपॉन इप्सिलॉन नॉट, या शायद से मैंने एक स्टेप ऐड करनी चाहिए, वी कैन राइट सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा बाय के। देखो पोलराइजेशन कितना होगा इट विल डिपेंड ऑन पोलराइजेशन करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है। तो वही हम कह रहे हैं कि ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी, अब सिग्मा पी ये पोलराइजेशन के कारण हो रहा है, ये डिपेंड करता है सिग्मा विच इज सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब इस मटेरियल की पोलराइजेशन करने की एबिलिटी कितनी है या पोलराइज होने की एबिलिटी कितनी है। ठीक है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो V की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट इनटू के इनटू डी। सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा Q इनटू डी अपॉन A इप्सिलॉन नॉट इनटू के। देयरफॉर नया कैपेसिटेंस रहेगा C विल बी Q बाय V। तो ये हो जाएगा K टाइम्स इप्सिलॉन नॉट A, देखो Q अपॉन V, K टाइम्स इप्सिलॉन नॉट A बाय D यहाँ पर जाएगा, दैट इज K टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। क्या सही है क्या?
Yes, sir. times of initial capacitance. ठीक है, सो डाइलेक्ट्रिक ऐड करने से कैपेसिटेंस बढ़ता है और वो k टाइम्स ऑफ k इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, k टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस हो जाता है। k के लिए लगे तो आप ध्यान में रख सकते हो, k की वैल्यू विल बी इक्वल टू c अपॉन c नॉट, यहाँ से पक्का आ जाएगा, या k इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये k की वैल्यूज रहने वाली। बेसिकली k बताता है कि ये मटेरियल कितना डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। अब आगे के पार्ट पर जाएंगे जो बड़ा आसान है और उसके ऊपर सवाल काफी ज्यादा आते हैं। ओके, आगे जाने से पहले एक छोटा सा पार्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर यहाँ पर तो ठीक है, ये पूरा का पूरा जो डाइलेक्ट्रिक है वो पूरे जगह पर है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक ने पूरी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं की है तो क्या होगा? मतलब क्या कह रहे हैं सर? मतलब हमारा कहना है इस टोटल स्पेस में से सिर्फ छोटी सी जगह टी अगर डाइलेक्ट्रिक ने ऑक्यूपाई की तो क्या होगा? बाकी सब वैसे ही है, यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ की परमिटिविटी इप्सिलॉन नॉट है, यहाँ की परमिटिविटी इप्सिलॉन है, यहाँ पर k की वैल्यू 1 रहती है, यहाँ पर k की वैल्यू k रहती है। ऐसा अगर हम करेंगे तो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितना रहेगा? कौन बताएगा यहाँ पर क्या होने वाला है? कौन बताएगा ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा? याद है किसी को? याद है किसी को? अरे हाँ या ना? तो देखो यहाँ पर ये जो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? टोटल डी है इसका, तो ये डिस्टेंस रहेगा डी माइनस टी। ठीक है, अब ये डी माइनस टी इस डिस्टेंस में ओरिजिनल कंडीशन जैसी ही कंडीशन है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक ऐड हुआ है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा इप्सिलॉन नॉट अपॉन ए, सॉरी इनटू ए डिवाइडेड बाय डी इनटू टी माइनस 1 माइनस 1 बाय के। ठीक है, ठीक है। तो ये एक्चुअली इस प्रकार से, ठीक है।
d minus t into 1 minus 1 by k। अगर ये t की वैल्यू d इतनी रहेगी तो क्या होगा? t की वैल्यू अगर d इतनी रही तो क्या होगा? मतलब ये पहले वाली कंडीशन आ गई कि पूरे के पूरे जगह पर डाइलेक्ट्रिक है। देखो वही रिलेशन आता है यानी t की वैल्यू d पुट करते हैं तो कैपेसिटेंस विल बी इप्सिलॉन नॉट a d माइनस t की वैल्यू, ब्रैकेट को नहीं दिया तो भी चलेगा, t की वैल्यू कितनी आएगी सर? t की वैल्यू d है 1 माइनस 1 बाय k। तो ये आ जाएगा, देखो ये डिनोमिनेटर क्या आने वाला है, d बाय k प्लस d माइनस d कैंसल। अब ये k ऊपर चला गया, c इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस c इक्वल टू k टाइम्स इप्सिलॉन नॉट a बाय d। देखो ये वही रिलेशन है जो हमारा आ रहा है, k टाइम्स इप्सिलॉन नॉट a बाय d। So whenever a dielectric of thickness t is added, dielectric of thickness t is added, तो हमारा कैपेसिटेंस ये इस प्रकार से बन जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक की जगह एक पॉइंट अभी हम देख लेते हैं, अगर कोई कंडक्टर ऐड किया तो मेटल, तो आपको पता होना चाहिए फॉर मेटल वैल्यू ऑफ k इज इंफिनिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इंफिनिटी आ गया तो दिस इज 1 माइनस 0, सो ये आंसर आ जाएगा d माइनस डी। मतलब सही है ना सर? देखो यहाँ पर कंडक्टर आ गया तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टर होने के कारण ये प्लेट यहाँ पर है, इस प्रकार से कंडक्टर बिहेव करेगा और कैपेसिटेंस उस केस में रहेगा इप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी। बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा कब? अगर यहाँ पर कोई मेटल कंडक्टर ऐड हो गया, बिकॉज फॉर मेटल k इक्वल टू इंफिनिटी। क्या रहेगा क्या ध्यान में? Yes, sir. Yes, sir. लॉजिकल है, जबरदस्ती याद रखने की जरूरत नहीं। अब इसके आगे जाते हैं और फिर we will talk about combination of capacitors। कौन से कॉम्बिनेशन है हमारे पास? Sir, in series and parallel. Series and parallel. कैपेसिटर्स सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज में क्या होता है, जैसे इसके पहले भी होता था, कहाँ पर? हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो आपने क्लास 9 10 तक सीखा है। These capacitors are connected one after another। पैरेलल में क्या होता है? इन सभी के स्टार्टिंग पॉइंट एक साथ होते हैं, एंड पॉइंट्स एक साथ होते हैं। सो देखो इस प्रकार से कंडीशन रहेगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा रहेगा, ए और बी, दिस इज ए और बी। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव। अब ये देखो ये दोनों कंडक्टर की प्लेट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा? पॉजिटिव अपने तरफ खींच लेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा। कब तक चले रहेगा? जब तक जहां अगर यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तब जब तक यहाँ पर प्लस क्यू नहीं आता तब तक। ओवरऑल इसका चार्ज न्यूट्रल रहना चाहिए, ये प्लस क्यू टू ये माइनस क्यू, ये माइनस फिर से अपने तरफ प्लस को खींच लेगा, माइनस को रिपेल करेगा, अगेन माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज अगेन प्लस क्यू। तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब इन सीरीज charge on each capacitor is same. Charge on each capacitor is same. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? तो देखो, ये सभी प्लेट्स आर कनेक्टेड टू सेम पॉइंट्स ए। जो ए का पोटेंशियल है वही इस कैपेसिटर का रहेगा, वही इसका रहेगा, वही इसका रहेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V across each capacitor is same. अब देखो, जब हम चार्जिंग कर रहे हैं इसका, तो क्या होगा? यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आए, कुछ चार्जेस यहाँ पर चले गए, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो कुछ यहाँ पर जाएंगे, कुछ चार्जेस यहाँ पर जाएंगे, कुछ यहाँ पर जाएंगे। सो टोटल चार्ज जो रहेगा, इट विल बी एडिशन ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, चार्ज की एडिशन रहेगी। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने कहा था, जब इसका चार्जिंग कर रहे हैं तो सभी के अक्रॉस का चार्ज सेम है। ठीक है, अब अगर मैं खुद को एक पॉजिटिव चार्ज करके इमेजिन करता हूँ या एक इलेक्ट्रॉन करके इमेजिन करता हूँ, तो देखो, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करने वाला है, ये निगेटिव रिपेल करने वाला है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा। कितना वर्क होगा? इनके बीच का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही। ये वर्क इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। यूनिट पॉजिटिव यूनिट चार्ज अगर कंसीडर कर रहे तो यहाँ से मैं यहाँ से यहाँ आगे गया, कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, टेंशन नहीं है, फोर्स ही नहीं है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में देखा है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। यहाँ पर आ गए, अब फिर से यहाँ से मुझे ये मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इसको रिपेल करने वाला है, ये सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर भी वर्क करना पड़ेगा। सो जो टोटल वर्क मुझे करना पड़ेगा वो हर गैप कवर करने के लिए, चार्ज को हर गैप कवर करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इसके ऊपर फोर्सेस जो है वो रिपल्सिव है। अगर मैंने मेरा इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है, निगेटिव रिपेल कर रहा है, उसके अगेंस्ट मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ अपने आप पहुंच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन को जाना है तो ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव रिपेल करेगा, हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। तो टोटल वर्क विल बी इनकी एडिशन, और ये वर्क अगर ये चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हम पोटेंशियल कहते हैं, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल की एडिशन रहेगी। अब इक्विवेलेंट मतलब क्या? जो इफेक्ट ये तीनों मिलकर दे रहे हैं वही इफेक्ट अकेले ने देना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस भी चार्ज उतना ही प्लस क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पर भी इक्विवेलेंट मतलब एक ही प्लेट, चार्ज उतना ही, टोटल चार्ज प्लस क्यू माइनस और पोटेंशियल उतना ही। तो ये सब मिलकर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो ये अकेला प्रोड्यूस करेगा। तो आपको पता है C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन V1, सही है। C1 इक्वल टू Q अपॉन V1, तो V1 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C1, V2 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C2, V3 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C3, यहाँ पर आ जाएगा C इक्वल टू Q बाई V, तो V की वैल्यू आ जाएगी Q बाई C। और फिर आप कहते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइडिंग बाय Q टू बोथ साइड, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल कैपेसिटेंस will be 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, just like resistance का पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर आप लिखोगे सभी के अक्रॉस का पोटेंशियल सेम है, तो आप लिखोगे Q इक्वल टू C इंटू V।
तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 इक्वल टू पोटेंशियल सेम है तो C1 इंटू वी, Q2 इक्वल टू C2 इंटू वी, तो ये आ जाएगा CV इक्वल टू डिवाइडिंग बाय V, तो आ जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. So in parallel combination of capacitor, overall capacitance will be addition of individual capacitors. क्या सही है? Yes, sir. ठीक है, और बस फिर अपना आखिरी पार्ट आ जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर. कितनी एनर्जी स्टोर रहेगी कैपेसिटर में? So total energy stored in capacitor सर एनर्जी क्यों स्टोर्ड होती है तो वो भी देख लेते हैं. तो देखो जब हम इनको चार्ज कर रहे हैं शुरुआत में, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, ये नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, ठीक है. अब जब चार्जिंग होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर गया, एक पॉजिटिव इधर गया, एक नेगेटिव इधर गया, ठीक है. अब क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाएगी, ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस प्रकार से रहेगी. अब ये आगे जब चार्ज हो रहा है तो देखो हमें ऐसा कहना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है या ये पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऐड होगा, ठीक है. या आप ऐसा कहो, इलेक्ट्रॉन की भाषा में अपने को जल्दी समझता है तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को चार्जिंग के वक्त करंट फ्लो हो रहा है ना, चार्जिंग के वक्त करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर जा रहा है और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर जा रहा है, मतलब ये प्लस क्यू घूमकर यहाँ पर आ रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है. तो हम क्या कहेंगे, ड्यूरिंग चार्जिंग, ठीक है. तो अब देखो, अब ये मेरा पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. सो अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से जब इधर भेजूंगा तब यहाँ का चार्ज बढ़ेगा, यहाँ का कम होगा, करंट फ्लो होने वाला है, सही है. सो इसके वक्त हमें वर्क करना पड़ेगा, या रादर मेक इट मोर सिंपल, ड्यूरिंग चार्जिंग एक इंटरमीडिएट पोजीशन है जहां पर यहाँ का चार्ज क्यू डैश है प्लस क्यू डैश, यहाँ का माइनस क्यू डैश. ऑब्वियसली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस डायरेक्शन में, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा E इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. अब देखो, अब हम इसे फर्दर चार्ज कर रहे हैं, ये चार्ज तब होगा जब यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा या DQ चार्ज जो है ये इधर जाएगा, ठीक है. सो यहाँ का DQ चार्ज, यहाँ के DQ कम, DQ बढ़ा, यहाँ का इधर आएगा DQ, प्लस DQ हुआ, यहाँ का कम हुआ माइनस DQ. तो चार्ज यहाँ का निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है. बट इस चार्ज को मूव करते वक्त वर्क होने वाला है. कितना वर्क होगा सर? ये वर्क होगा E इंटू डी. अब ये पोटेंशियल, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये चार्जेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं तो चेंज होती रहेगी. सो इसलिए टोटल वर्क अगर निकालना होगा हमें तो ये आ जाएगा इंटीग्रल dV इंटू इंटीग्रल EdR, इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो ये R का फंक्शन रहेगा, और दिस टोटल वर्क ड्यूरिंग चार्जिंग
will be stored in the form of energy stored in capacitor. क्या सही है क्या? ठीक है, तो ये एनर्जी स्टोर्ड आ जाती है हाफ epsilon naught into a square into a into d. ये a into d is actually volume, इसलिए फिर आप आगे जाकर कहते हो एनर्जी डेंसिटी ये आ जाएगी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हाफ इप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। सही है। दूसरे रिलेशन है हमारे पास एनर्जी के लिए, other relations are energy stored which is U equal to half CV square, C के जगह Q by V पुट करते हैं तो हाफ QV, और V के जगह Q by C अगर पुट करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। This is energy stored in capacitor. इसको दूसरे वे से अगर समझना है तो आप ऐसा भी इसे लिख सकते हो। देखो क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है आपको? सिंपल पोटेंशियल का फॉर्मूला V equal to W by Q. Therefore, work done will be Q into V. ठीक है, अब जैसे देखो इस केस में हम लिख सकते हैं छोटा सा वर्क डन will be, अब हम छोटा छोटा चार्ज दे रहे हैं ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू dq। अब कैपेसिटेंस के लिए मेरे पास है C इक्वल टू Q बाय V, देयरफॉर V इक्वल टू Q बाय C। अब ये V की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, मेरा वर्क आ जाएगा Q बाय C इनटू dq। अब मुझे पता है फॉर अ गिवन कैपेसिटर C की वैल्यू कांस्टेंट है, सो ये आ जाएगा टोटल वर्क विल बी, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों का, सो टोटल वर्क आ जाएगा C बाहर आ गया Q dq इज Q स्क्वायर बाय 2, और इसलिए ये रिलेशन बना है हाफ Q स्क्वायर बाय C, ये वाला। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये बाकी के रिलेशन आ जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, सो आइदर आप इंटीग्रेशन के थ्रू कर सकते हो या ऐसा समझ कर सकते हो कि इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर आप चार्ज तो आपको वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, आप वर्क कर रहे हो तो दैट वर्क इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर। क्या क्लियर है? अब यहाँ पर कैपेसिटर पर काफी अलग अलग क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ थ्योरी की रिवीजन करेंगे, न्यूमेरिकल तो अभी नहीं करेंगे। तो मैं सिर्फ आपको एक कहूंगा कि ये एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन, ये रिलेशन एक बार जरूर खुद लिखो, और दूसरा ये थिकनेस वाला रिलेशन है आपके टेक्स्ट में, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करो कि स्टेप वाइज अगर डेरिवेशन पूछते हैं तो हमें वो पार्ट आना चाहिए। ठीक है, अब बिफोर
एनी, हम और एक पार्ट अभी आज पढ़ लेते हैं, बेसिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मुझे फटाफट चीजें बता दो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जो रहता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, यूनिट रहेगा एम्पियर एंड इट्स स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या सही है? इसका यूनिट रहेगा वोल्ट या जूल पर कूलम। सही है, ओके। फिर आपने कुछ तो ओम्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है ओम्स लॉ? V is directly proportional to R. V is directly proportional to I। कब तक? as long as Potential difference across its initial condition and temperature remains same। सही है ना? सो यहाँ पर आप लिखते हो therefore V by I इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है R, और हम लिखते हैं V इक्वल टू I इंटू R। क्या सही है? यहाँ पर आपको और एक क्वांटिटी हमने इंट्रोड्यूस की थी, करंट डेंसिटी J। क्या होती है करंट डेंसिटी? सर करंट पर यूनिट एरिया। बहुत बढ़िया, करंट पर यूनिट एरिया J इक्वल टू I बाय A। ठीक है, ऐसा कब कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है? तो हमने ये 4th चैप्टर में एम्पिरिकल सर्किटल लॉ देखा था। जब कंडक्टर की साइज बड़ी होती है तो हम करंट डेंसिटी के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। फिर आपको ये रेजिस्टेंस के बारे में पता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? क्या होता है रेजिस्टेंस? एबिलिटी टू अपोज या अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या सही है? कौन से 4 फैक्टर पर ये डिपेंड करता है? लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। और आप कहते हो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड नेचर ऑफ मटेरियल इज गिवन बाय रेजिस्टिविटी। और फिर हमारा रिलेशन हो जाता है R इक्वल टू रो या R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। आप लिखोगे R इक्वल टू रो L बाय A। याद है क्या इतना सब पार्ट यस सर। सभी को? ये बेसिक है इसलिए अपन ने अभी फटाफट देख लिया। अब एक और पार्ट यहाँ पर हमने पढ़ा था which is about drift velocity। याद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो देखो जब करंट फ्लो होता है तब एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से एंट्री मार रहा है, यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा और इसके कारण स्विच ऑन करने के बाद उसका रिजल्ट ये इंस्टेंटेनियस होता है। बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल यहाँ तक जाना है क्या करंट फ्लो होना मतलब? नहीं, यहाँ से एक अंदर आएगा तो यहाँ से एक बाहर निकलेगा। ओवरऑल कंडक्टर का चार्ज न्यूट्रल रहेगा। सो करंट की मतलब जिस स्पीड से करंट ट्रैवल करता है वो काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो इफेक्ट इंस्टेंटेनियस हमें अपीयर होता है। पर एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन जाएगा,
ये रेजिस्टेंस का ओरिजिन जहां पर है किसी आयन के साथ किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ ये कोलाइड होगा और ऐसा करते करते ये थोड़ा थोड़ा आगे जाएगा। स्पीड ऑफ या दिस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन into electric field upon mass of electron into tau। और सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाए। ठीक है, अब ये टाउ क्या है किसी को याद है? सर एवरेज टाइम। किसका एवरेज टाइम? Sir, average time between successive collision. Exactly, it is relaxation time tau, या इसे कहेंगे टाइम बिटवीन, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक ये हमें पता होना चाहिए। क्या सही है? जैसे ये रेजिस्टिविटी होती है रो, वैसे देयर इज अनदर प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी व्हिच इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है? इसको लिखेंगे हम कंडक्टिविटी। और एक और प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए व्हिच इज मोबिलिटी। which is drift velocity per unit electric field। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? देखो, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा मतलब मोबिलिटी ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी जल्दी मूव होता है। मोबिलिटी कम, मोबिलिटी का सिंबल है म्यू। इसका मतलब गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम मतलब इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की मोशन ये वेरी स्लो है। क्या सही है? ठीक है, सो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। अब इसके सिवा जो पार्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज रिलेटेड टू सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, रेजिस्टेंस तो हमें आता है। ठीक है, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड फिर हमारे तीन इंपॉर्टेंट डिवाइसेस, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। और एक इंपॉर्टेंट लॉ है, कौन से लॉ से? दो लॉ